हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आप जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, वो कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, जनगणना 2011 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किसी भी टेंट से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों A to Z इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। अगला पॉइंट है आपका, अमेरिका 1790 में 10वीं जनगणना कराने वाला देश है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं हमारे द्वारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, A to Z यानी बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से हर ट्रेंड में दोस्तों वहीं पे उनको प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो हर पॉइंट्स को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बढ़ेंगे, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका क्या है, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट डालेंगे। आगे बढ़िएगा, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक कितना -0.31% हो गई, और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। अब चलिए, जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 यानी एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 51.47% तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है। क्रम से दिए जा रहे हैं, ऐसे आप लोग अपडेट करेंगे ताकि कोई भी डाटा आपका मिस ना हो। आप जानते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में पूरा फाइट जीके जीएस का ही है। 50 क्वेश्चन का फाइट दोस्तों वेटेज है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। ध्यान रखेंगे। अब यही चीजें आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए
तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। क्रम से आप लोग सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है, कितना यहाँ का 27.95%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है, कितना यहाँ का -0.6%। अब यही आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है, कितना यहाँ का 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 6.3%। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे पहले इसमें राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है, कितना यहाँ का 1106 व्यक्ति। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 17। ध्यान रखेंगे। अब यही आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना यहाँ का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का केवल 46। क्रम से आप लोग दोस्तों प्रिपेयर करेंगे ताकि आप दोस्तों कहीं पर कंफ्यूज ना हो और आपके क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो सकें। आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक यहीं से बनेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो लिंगानुपात कितना है 943 है। अब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में आप लोग क्रम से देख लीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है, कितना यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का केवल 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी, कितना यहाँ का 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, कितना यहाँ का 618। ध्यान रखेंगे आप लोग। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में जो आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध, पूरा आपका जीएस यानी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पूरा आपका करंट जो आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चन का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा दोस्तों 29 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोट है हमारा, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसका एक्सप्लेन है यानी डिफिनेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, शिशु लिंगानुपात कवर करेंगे। तो सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात देख लीजिए, कितना है 919 है। अब राज्यों में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कितना यहाँ का 871। क्रम से आप लोग अपडेट करेंगे ताकि कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे बढ़िएगा। एक नोट देखिए, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी अब आप लोग साक्षरता कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों भारत की साक्षरता देख लीजिए कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल है, कितना यहाँ का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना यहाँ का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, कितना यहाँ का 76.2%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, कितना यहाँ का 37.8%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, कितना यहाँ का 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 10%। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना यहाँ का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना यहाँ का 37.7%। जो भी चीज़ें कवर करवाई जा रही क्रम से आपके राज्य भी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा सबसे कम, और वहीं पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश को भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। आगे बढ़िएगा। पॉइंट क्या आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है कि कुल जनसंख्या कितनी है 20.14 करोड़। अब चलिए सबसे पहले राज्य में देखिए
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा। अब प्रतिशत में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है। कितना का? 31.9%। वो हर टेंट से दोस्तों क्वेश्चंस को मेंशन किया गया, जितने भी टेंट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करते, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना भारत देश में दोस्तों के अनुसार दोस्तों देश में अनुसूचित जनजाति की बात हो रही, नहीं एससी एसटी की, तो कुल जनसंख्या कितनी है? 10.43 करोड़ है। अब चलिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसमें ज्यादा ये देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में देख लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। कितना यहाँ का? 94.8%। ध्यान रखेंगे, अपडेट रखेंगे, अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे, ताकि आंसर देने के समय दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो, ना आपके आंसर गलत हो, ना आपको तुक्का मारना पड़े। थोड़ा सा नोट देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करते। इतना दोस्तों आप लोगों को जनगणना 2011 से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा 2021 की जनगणना के बारे में दोस्तों बात होगी। आप लोग जानते हैं कि अभी एक जनगणना हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी कराई जाएगी तो 2021 की जनगणना के नाम से ही जानी जाएगी। इससे जो फैक्ट निकलते हैं, 2021 की दोस्तों की जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना मानी जाएगी, जिसके जनगणना आयुक्त रखे गए हैं श्री विवेक जोशी। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण, और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार दोस्तों डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। आपको इतना प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। कारण दोस्तों आप जानते हैं एसएससी में बहुत सारी वैकेंसीज लग गई हैं और रेलवे में भी, तो दोस्तों स्टूडेंट्स का ही मत है कि दोस्तों अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पीडीएफ हमें ना लेना पड़े, ना कन्फ्यूजन हो, इसलिए ये ऑल इन वन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो आप जानते हैं दोस्तों एसएससी में सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एसएससी एमटीएस आपका चल रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है। इसके अलावा भी आप जानते हैं जो सीजीएल लगा हुआ है। रेलवे में बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई आपका एग्जाम डेट आ चुका है, एलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपी से ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, ये सारे के दोस्तों स्पेशल पीडीएफ आएंगे। और पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक क्या लग गया दोस्तों आपका? पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से ऑलरेडी बनेंगे। आपका सुपर टॉपिक है, तो हर क्वेश्चंस को दोस्तों, हर फैक्ट को ए टू जेड बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके पीडीएफ की सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस होंगे और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है आपका भारत की पंचवर्षीय योजना। अब चलिए शुरू करते हैं, हम लोग सीट को अपने सामने करेंगे। सबसे पहले आप लोग बेसिक देखिएगा दोस्तों। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना यानी प्लानिंग कमीशन का है, आप लोग जानते हैं। मोस्ट मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है। अब योजना की बात हुई है तो इससे जुड़े आप फैक्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो योजना का गठन 15 मार्च 1950 को दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, ये इतना कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं बोलेंगे, हजारों बार पूछा गया है, किया गया था। योजना संवैधानिक संस्था नहीं, जैसे कि हमारा वित्त आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा दोस्तों, राज्य के लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं
लेकिन योजना दोस्तों ये संवैधानिक संस्था नहीं था, ध्यान रखेंगे। और योजना के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों गुलजारी लाल नंदा थे। ये इतनी आपकी दोस्तों बेसिक चीज़ें थी। आप चलिए हम लोग दोस्तों पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है आपका भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास योजना। ये पलट पलट के क्वेश्चन पूछे आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप लोग देखिए, समयधि की बात की जाए 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। मॉडल तो पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देख लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपने दोस्त के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। एक एक फैक्ट आपके लिए यहाँ पे सुपर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। नोट देखिए, पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। यही इतना हजारों बार पूछा गया, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट देखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजनाओं का हजारों बार पूछा गया है। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। मॉडल की बात की जाए दोस्तों तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए दोस्तों। प्रिंट आउट निकलवाने से अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। देखिएगा अगला आप क्या दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जानते हैं आप लोग। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। चलिएगा दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की ओर। समृद्धि की बात की जाए तो 1980 से 1985 मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब देखिएगा फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट निकलता है यहाँ से। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति नहीं भूलेंगे की सिफारिश पर कब? तो 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समृद्धि 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आगे बढ़ेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, समृद्धि 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समृद्धि 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समृद्धि 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करना। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी चलिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं दोस्तों। बात की जाए समृद्धि की तो 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना समृद्धि 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने। उसके बाद में आप लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? कमेंट जरूर कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? आप लोग जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये टू जेड हर ट्रेंड से क्वेश्चन को मेंशन करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है,
पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी, ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले उसको देखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब ये एक फैक्ट यहाँ से आप लोग कंप्लीट करेंगे, हर टेंस से क्वेश्चन को डाल दिया गया है। पहला है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं सूची में आता है, ध्यान रखेंगे, टोटल कितने विषयों को शामिल किया गया, 29 कार्यों को शामिल किया गया। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय। अब ये पॉइंट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न समितियां डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, मिलाने के लिए कोड के माध्यम से सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इनको भी आप लोग पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट कीजिए। देखिएगा, पहला दोस्तों हनुमंत राव समिति जो कि गठित की गई थी 1983 में। GBK राव समिति गठित की गई थी 1985 में। LM सिंघवी समिति गठित की गई थी 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1977 में। थुंगन समिति गठित की गई थी 1989 में। डाकली पूछा जाता है दोस्तों कौन सी समिति किससे संबंधित है, तो ये इतनी समितियां दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 4 क्वेश्चन आप कलेक्ट कीजिए, आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या, तो मेला एवं बाजार कर। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने, ध्यान रखेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। यही वजह दोस्तों, हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन यानी विकल्प से आपको नहीं पढ़ाते, विकल्प से चीजें आपकी कभी नहीं क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमा परिभ्रमण गति से लेकर आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पृथ्वी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा सौरमंडल के बारे में भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि जो सीट आपके सामने लगी, बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट करके इस टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब एक एक पॉइंट आप लोग देखिएगा, A to Z कंप्लीट किया गया है। पहला है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र हिस्सा है दोस्तों, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा था क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों आप लोग, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है दोस्तों उसे क्रस्ट कहा जाता है, मध्य भाग को मेंटल कहता है एवं आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। 2 पॉइंट देखिएगा। पहला, सौरमंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद में शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है। यानी पृथ्वी दोस्तों 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में शुक्र आता है, मंगल और बुध आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कलेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ से दोस्तों, पहला क्वेश्चन लगा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है, 22 अप्रैल को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है, शुक्र एवं मंगल के। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति के। नेक्स्ट, सौरमंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, वो हर टॉपिक्स पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिए गए दोस्तों। आपके पाठ्यक्रम को मैं पूरी तरह से प्रिपेयर करके जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलेगा दोस्तों, अगला टॉपिक आपके सामने देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का वर्णन संविधान के किस भाग में, करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। मोस्ट टॉपिक है दोस्तों आपका। बहुत सारे दोस्तों यहाँ से सुपर आर्टिकल आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सेट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का वर्णन संविधान के किस भाग में, करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये इतना कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। आगे बढ़िएगा।
अब मोस्ट हमारे जो इनसे आर्टिकल्स निकलते हैं उनको आप लोग दोस्तों कवर कीजिए। क्या है पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में प्रावधान इस प्रकार है, दोनों ट्रेंड से ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान किया गया, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोनों तरफ से कैसे दोस्तों डाकली पूछाता है, अनुच्छेद 40 का संबंध किसे, आपके ऑप्शन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है। डाकली क्वेश्चन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन को प्रिपेयर रखने हैं, इसीलिए मैं दोस्तों रिवीजन के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। अनुच्छेद 44 सुपर रहेगा आपका, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। लास्ट पॉइंट देखिए, आपका टॉपिक समाप्त हो। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपके फिजिक्स से रिलेटेड, महत्वपूर्ण यंत्रों से रिलेटेड सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करके आपके पीडीएफ में लगा दी गई। ये जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बायो का है चिकित्सा संबंधी कोर्स, उसको हम लोग दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सीट आपके सामने लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। टॉपिक है आपका प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। देखिएगा दोस्तों, सीट को अपने सामने करते हैं। एक तरफ खोज एवं आविष्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए। जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। वहीं पे जो भी दोस्तों हमारे द्वारा टॉपिक्स उठाए जाते हैं। शुरू करते हैं। बात की जाए रक्त परिवहन या रक्त संचरण, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। इंसुलिन का टीका की खोज एफ वेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हैजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। सबका फुल फॉर्म भी दोस्तों पूरी तरह से आपको बताया गया, ध्यान रखेंगे। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है या एसिड। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब विटामिन में दोस्तों अलग अलग है, जैसे विटामिन ए की खोज मैककोलन एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज केवल मैककोलन ने की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या लगा दोस्तों, विटामिन सी, जिसकी खोज दोस्तों एफ होल्स ने की थी। विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हार्डोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, पोलियो टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी खोज जानी साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेल्मन तथा वॉक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज योनोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी। बीसीजी का टीका ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्ट ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट वीन वर्ग ने की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट आपका क्या दोस्तों, ओपन हार्ट सर्जरी, जिसकी खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। पीडीएफ की सीट आपके सामने है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक टॉपिक आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन डाकली बनते हैं, कई तरह से बनते हैं। सबसे पहले बनता है दोस्तों महत्वपूर्ण जितने भी रोग हैं उनके नाम दिए जाते हैं। पूछा जाता है इस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे पोलियो रोग से, चेचक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दोस्तों इसे बनता है कौन कौन से रोग दोस्तों जीवाणुओं से होते हैं, कौन से रोग विषाणुओं से होते हैं, और उस विषाणु के नाम या जीवाणुओं के नाम। फिर कौन से दोस्तों कीट के काटने से, जैसे दोस्तों बालू मक्खी पूछा जाता है। कालाजार नमक रोग किसके काटने से होता है। ये सारे यानी 4 टॉपिक्स आपके यहाँ से जुड़ते हैं, जो कि हम क्रम वाइज आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाने चाहते हैं दोस्तों। आप कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहला टॉपिक आपके सामने है, क्या है, विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग प्रभावित अंग। अब ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से विषाणु द्वारा है, कौन से जीवाणु, इसलिए टॉपिक वाइज अलग अलग करके आपको हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें रोगों के नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है, जो कि आपका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, और उस विषाणुओं के नाम भी मेंशन किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए एड्स नामक रोग, तो इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, और इसके विषाणु का नाम दोस्तों HIV है। नेक्स्ट डेंगू ज्वर की बात की जाए तो इससे शरीर का दोस्तों यानी कि संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और इसके विषाणु का नाम आब्रो विषाणु है। पोलियो नामक रोग से दोस्तों गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ भी प्रभावित होता है, नाड़ी भी प्रभावित होती है। इसके दोस्तों विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। चेचक नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वेरिगोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और इसके दोस्तों विषाणु का नाम वार्सेला विषाणु है, ध्यान रखेंगे। पूरी तरह से दोस्तों सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं।
खसरा नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके दोस्तों विषाणु का नाम पेरेक्सो विषाणु है। हेपेटाइटिस या पीलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। इसके विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस ए बी सी डी या ई विषाणु। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। आपका विषाणु वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब चले जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग और जीवाणुओं के नाम, इनको आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। पॉइंट है आपका जीवाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। देखिएगा, सबसे पहले रोगों के नाम है, फिर प्रभावित अंग है, फिर जीवाणुओं के नाम दिए गए। बात की जाए टिटनेस नामक रोग से, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है। हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है और इसको दोस्तों जीवाणु का नाम उवियो कालेरी है। टाइफाइड नामक रोग से आंत प्रभावित होती है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। क्षय यानी कि टीबी की बात की जाए तो इससे फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम कोरोनी दोस्तों बैक्टीरियम डिप्थेरी होता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं, सब कुछ हम पूरी तरह से दोस्तों आपके पीडीएफ में मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट, प्लेग नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया होता है। काली खांसी से दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम बोर्डिटेला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ नामक रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। सिफिलिस नामक रोग से जननांग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। ये थे दोस्तों जीवाणुओं से रिलेटेड। अब चलिए परजीवी वाला टॉपिक आप लोग कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और जुड़ता है, यहीं पे हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यानी जो टॉपिक्स उठाए जाएंगे हर टेंट से पूरी तरह से वहीं पे दोस्तों उसको कंप्लीट किया जाता है। परजीवियों द्वारा होने वाले रोग देखेंगे तो सबसे पहले रोगों के नाम, प्रभावित अंग और परजीवी का नाम। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए मलेरिया नामक रोग से दोस्तों, तो प्लीहा प्रभावित होता है। यकृत और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। पायरिया नामक रोग से दोस्तों मसूड़ा प्रभावित होता है, नहीं मसूड़ो, और इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा जिंजेबेलिस होता है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके परजीवी का नाम ट्रिप्योनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होता है। इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और कालाजार नामक रोग से दोस्तों अस्थिमज्जा प्रभावित होती है और इसके परजीवी का नाम दोस्तों बालू मक्खी होता है। ध्यान रखेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक दोस्तों इसमें और आप परफेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो और आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। क्या है? रोग फैलाने वाले कीट। देखिएगा, एक तरफ कीटों के नाम है, फिर रोग। डाकली पनते हैं दोस्तों, मच्छर काटने से कौन कौन या कौन कौन से रोग दिए जाते हैं, किसके काटने से होता है, तो ये यहाँ पे पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। देखिए, घरेलू मक्खी सबसे पहले हजारों बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया गया है। हैजा भी ऑप्शन में है, अतिसार हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टीबी, टाइफाइड, दस्त, ये सारे इसमें आते हैं। यानी इतने रोग होते हैं इसके काटने से। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, फील पाँव, ध्यान रखेंगे। चूहा के काटने से प्लेग होता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी की बात की जाए, इसके काटने से काला अजार होता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों खटमल, जिसके काटने से बुखार और कुष्ठ रोग होता है। जूं के काटने से दोस्तों ट्रेंच बुखार होता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हसरत महल ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? आप लोग जानते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों डाकले यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सब कुछ हार्ड टेंट से प्रिपेयर करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा दोस्तों मेंशन किया आता है। हम चाहते हैं कम से कम दोस्तों फैक्ट आपको दें, लेकिन वो फैक्ट हम मिस भी नहीं कर सकते जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने हैं। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध आप जानते हैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डाक में पूछे जाते हैं 21 बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई 1857, डेट आप कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ से? तो मेरठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई।
1847 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय थे और 1847 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। अब ये आपका दोस्तों सुपर टॉपिक यहाँ पे आकर जुड़ता है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। पॉइंट है आपका 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। आप जानते हैं आपका सुपर पॉइंट है ये। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, फतेहपुर से दोस्तों आसिमुल्ला ने किया था। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों कुछ और टॉपिक सबमिट करना चाहते थे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।